सो गाइज़ वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल की हिंदी की बुक की चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है असल धन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी, पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। जिसमें इस कहानी की शुरुआत कर दी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत दिनों पहले ईरान जो एक देश है, उसमें एक गांव था जहाँ पे एक चरवाहा रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसे दिन में सिर्फ 2 समय ही रूखी सूखी रोटी खाने के लिए मिलती थी और उसके पास पहनने के लिए भेड़ की ऊन के कपड़े थे जो कि बहुत फटे और पुराने थे। और उसका जो घर था वो एक छोटा सा झोपड़ी था जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। तो इससे आप उसकी गरीबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना गरीब था। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वहीं करता था। इसमें बताया जा रहा है कि वो जो गरीब था, वो गरीब तो था, वो चरवाहा था, वो गरीब तो था, लेकिन गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था। गांव के सारे कठिन से कठिन समस्याओं का भी निवारण वह खोज लेता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दादा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग थे, जो दादा था, उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैल गई थी और लोग आपस में यही बातें करते थे कि दादा बहुत बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा ही है, लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं जैसी है। संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर दादा न दे सके, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको दादा न सुलझा पाए। और ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। जो ईरान में जो राजा है उसे शाह कहते थे। तो जो शाह था ईरान का, उसके पास भी उसकी चरवाहे की बहुत सारी चर्चाएं गईं। और उन दिनों जो शाह था, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दादा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दादा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया, और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गए। इसके बाद जो शाह थे, उन्हें जब पता चला दादा की बुद्धिमानी के बारे में, तो शाह ने अपने एक दूत को भेजा अपनी समस्या बताकर, और दादा से सुझाव मांगा था। दादा ने जो समस्या थी उसका सुझाव बहुत जल्दी से दे दिया और बहुत समझदारी से दिया कि जो शाह थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उसने मन में कहा, यह दादा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने जो शाह थे, उन्होंने सोचा कि दादा कोई साधारण चरवाहा नहीं लगता। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को भेड़ों के बीच जंगलों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि महल में राज सिंहासन के पास रहना चाहिए। उसने अपना दूत भेजकर दादा को अपने दरबार में बुलाया। दादा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ऐ दादा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। इसके बाद जो शाह थे, उन्होंने अपने एक दूत को भेजकर दादा को दरबार में बुलवाया, और दादा वहाँ हाजिर हो गया, आ गया वहाँ पे। और उसने झुककर राजा को सलाम किया, शाह को सलाम किया। शाह ने उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा कि दादा, हम चाहते हैं कि तुम जितने बुद्धिमान हो, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हमारे महल में रहना चाहिए,
ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सलाह लेते रहें और तुम्हारा सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। इसके बाद दारा ने कहा कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। इसके बाद जब दारा शाह के साथ रहने लगा, उसके बाद जो शाह थे वो दारा की बातों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे और दारा के बिना उनका मन नहीं लगता था। वह हर एक काम में उस दारा का सुझाव लिया करते थे और हर समय उसे अपने दरबार में, अपने राजमहल में, राज सिंहासन के पास ही बैठाते थे। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाह तो दारा से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो जैसे जैसे शाह ने दरबार में उसका सम्मान बढ़ाया, उसका आदर और बढ़ाया, वैसे वैसे जो दूसरे दरबारी थे वो दारा से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने उसे मुंह पर चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछते भी नहीं, हम तो इसमें कोई गुण नहीं देखते। इसके बाद जो वो थे दरबारी थे, वह सोचते हैं, एक दूसरे में आपस में यही बातें करते थे कि चरवाहा होते हुए भी राज सिंहासन के पास बैठता है। शाह ने तो उसे बहुत ही ठाट बाट से रखा है। जब से वह दरबार में आया है, जब से शाह ने उसे दरबार में बुलाया है, शाह हमें पूछते भी नहीं और हमारे सुझाव भी नहीं लिया करते, और हमें तो दारा में ऐसा कोई गुण नहीं दिखता। शाह ने जैसे उसका आदर और सम्मान बढ़ाया है। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। इसके बाद जो दरबारी थे वो दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे, मतलब उसकी शिकायतें करने लगे। तो इसके बाद जो शाह थे उन्होंने उल्टा उन्हें डांट दिया कि मैं सब समझता हूँ कि तुम लोग दादा से ईर्ष्या करते हो, और इससे अच्छा तो ये होता है कि तुम लोग अपने अंदर भी दादा जैसे गुण पैदा करते और ना कि उससे जलते। अपने को अच्छा बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है, शाह ने कहा, और दूसरों में कीड़े निकालना, अच्छे मनुष्यों में कीड़े निकालना, बुराई निकालना उनमें सबसे सरल काम होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम बहुत झूठे हो और तुम बहुत दुष्ट हो, क्योंकि तुम दादा की बुराई करते हो। शाह के मन में दादा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। इसके बाद जो शाह थे वो दादा के प्रति उनका स्नेह और सम्मान रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा था, और शाह ने उसे बहुत सा धन भी दे दिया था। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। एक दिन जो शाह थे उन्होंने दादा को बुलाया और उन्हें बताया कि मेरा मन नहीं करता है ऐसा करने का, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। दादा के मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? इसके बाद जो दादा था, यह सुनने के बाद दादा बहुत दुखी हो गया। उसके मन को धक्का लगा और उसने दुख और आश्चर्य से शाह से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे।
इसके बाद जो शाह हैं उन्होंने हंसकर उत्तर दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक जगह का गवर्नर बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का शासन बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, और वहाँ के सरकारी अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, और वहाँ उथल पुथल फैली हुई है। सब लोग अपनी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और वहाँ जान मतलब किसी का जीवन और किसी का धन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति और ईमानदार समझदार शासक की बड़ी ज़्यादा कमी है, और तुम्हारी वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ जाओगे तो प्रांत की हालात मतलब उस जगह की हालात सुधर जाएगी। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। इसके बाद जो दारा था वो गवर्नर बन गया और उत्तरी प्रांत मतलब उत्तरी ईरान की ओर चला गया। उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सज़ा देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। इसके बाद जब दारा वहाँ उस प्रांत में पहुँच गया तो वहाँ के हालात सुधरने लगे, और वहाँ वो स्वयं हर स्थान पर जाता था, मतलब प्रांत के हर स्थान पर जाता था और लोगों से पूछता था कि उन्हें क्या दुख है, मतलब उन्हें क्या तकलीफ़ है वहाँ पे। वो नगर नगर मतलब हर जगह जाकर दरबार लगाया करता था, और जो दोषी होते थे उन्हें सज़ा देकर और लोगों को न्याय करता था। इससे जो प्रांत थी उसमें शांति फैल गई, और लोग जो नया गवर्नर था दारा, उसके गुण गाने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थीं। वह उन्हें सुनकर फूला न समाता। और ये जो नया गवर्नर बना था, जो लोग उसकी तारीफ़ें करते थे, वह सारी तारीफ़ें शाह के पास पहुंच गई, और वह उन तारीफ़ों को सुनकर बहुत खुश होता था। दरबारियों की जलन और बढ़ गई, और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। जो दरबारी थे उसके बाद दारा के गवर्नर बनने के बाद दरबारियों की जलन और बढ़ गई थी, और वह शाह के कान भरने के लिए दारा की चुगली करने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके खोजने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। जो दारा था वो हर प्रांत में हर जगह पे घोड़े के साथ जाता था, और उसके साथ एक और घोड़ा हुआ करता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा था, और उस बक्से के बिना दारा कभी बाहर नहीं जाता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। शाह ने बिगड़कर कहा, तुम उससे जलते हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तुम मेरे कान नहीं भर सकते। इसके बाद जो दरबारी थे उन्हें एक अवसर मिल गया ताकि वो दारा की चुगली कर सकें। उन्होंने शाह से जाकर कहा कि आप दारा को तो बहुत ही ईमानदार समझते हैं, लेकिन वह ईमानदार बिल्कुल नहीं है। इससे जो शाह थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम दारा से जलते हो, तुम दारा से ईर्ष्या करते हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और तुम मेरे कान नहीं भर सकते, मतलब तुम दारा की चुगली मुझसे नहीं कर सकते। वे बोले, हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर, आपने कभी सोचा है उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? इसके बाद जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी हमारे पास है। और उन्होंने फिर कहा कि क्या आप जानते हैं कि दारा जहाँ भी जाता है, जिस भी प्रांत में जाता है, वहाँ पर अपने साथ एक बक्सा भी ले जाता है। इससे जो शाह थे उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैंने सुना है। तब दरबारियों ने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि बक्से में ऐसी क्या चीज़ है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है।
शाह को भी नहीं पता था। और शाह ने विचार में मतलब सोचते हुए कहा कि हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि आखिर बक्से में वह रखता क्या होगा। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। इससे जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि उस बक्से में वो वह धन रखता है जो वो बेईमानी से बेईमानी से इकट्ठा करता है, और वह प्रजा को लूटता है, बहुत ज़्यादा लूटता है, इसलिए वह ईमानदार नहीं है, वह बेईमान है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। अगर दादा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। इसके बाद जो शाह था उसे बहुत उलझन में पड़ गया, बहुत सोच विचार में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर दादा बेईमान निकला तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो ईमानदार हो सके। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया था। उसने दूत को भेजकर दादा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दादा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा। उसके बाद जो शाह थे उन्होंने अपने एक दूत को भेजकर दादा को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। दादा बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसी क्या आन पड़ी कि शाह मुझे दरबार में हाजिर होने के लिए कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। लेकिन ये सोचने के बाद भी, आश्चर्यचकित होने के बाद भी, वह उसी वक्त राजधानी की ओर चला गया और शाह के पास आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। उसके बाद जब वो पहुंचा और झुका शाह के सामने, तब उसके साथ उसका बक्सा भी था और जो दरबार था वह दरबारियों से पूरा भरा हुआ था। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुरा रहे थे, और जो सारे दरबारी थे वो उस बक्से को ही देख रहे थे और एक दूसरे को इशारा करते हुए, मतलब एक दूसरे को देखते हुए बहुत मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। इसके बाद जो दादा था उसने बहुत ही सम्मान के साथ कहा कि ईरान के शाह, ईरान के राजा, मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या काम है, मेरे लिए क्या हुक्म है। शाह बोला, दादा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, किंतु तूने हमें निराश किया। इसके बाद जो शाह था वो बोला कि दादा, हमने तुम पे भरोसा किया था, लेकिन तुम्हें सम्मान भी दिया था और तुम्हें गवर्नर भी बनाया था, लेकिन तुमने हमें निराश कर दिया। वह कैसे हुजूर? दादा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? जो दादा था उसने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई हुजूर, ऐसी क्या बात हो गई शाह? दादा ने बड़ी आश्चर्य से पूछा। इसके बाद जो शाह थे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या ये सच नहीं है कि तुमने बेईमानी से धन इकट्ठा किया है, और क्या हमने जो धन दिया था वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि तुम बेईमानी करने लगे? यह झूठ है, दादा ने नरमी से उत्तर दिया। मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं। इसके बाद जो दादा था उसने बहुत ही अच्छे भाव से कहा, विनम्र भाव से कहा कि ये सब झूठ है, मेरे पास ईमानदारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। शाह ने झल्ला कर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? इसके बाद जो शाह था वो और ज़्यादा गुस्सा होकर बोला कि तुम्हारे इस बक्से में है क्या जो तुम इसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो? दादा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। इसके बाद जो दादा था उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, इसमें मेरा असली धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब है कि जो दरबारी थे उनके आंखों में उम्मीद की रोशनी जागने लगी। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया।
जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसके बाद जो शाह थे उन्होंने हुक्म दिया तो कि तुम इसे जल्दी से खोल दो। और जब वो बक्सा खुला तो सब आश्चर्यचकित रह गए। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। उसके जब वह बक्सा खुला तो उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना एक पुराना कोट था, जो कि चरवाहे पहना करते थे। शाह ने पूछा, यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाते रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असल धन है। इसके बाद जो शाह थे उन्होंने पूछा कि ये क्या है। इसके बाद जो दारा था उसने उत्तर दिया कि मैं यही पहनकर भेड़ें चराया करता था और मैं ये अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि मैं एक गरीब था और इसलिए मैं एक गरीब चरवाहा था और इसलिए मेरे मन में कभी घमंड पैदा नहीं होता और ना ऐसा होगा। इसलिए यही मेरा असली धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब दरबारी चुप हो गए थे, एकदम शांत हो गए थे। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दादा जैसा महान इंसान को जन्म दिया। और इसके बाद जो दरबारी थे वो शर्म के मारे अपना सिर झुका लिए थे, नीचे कर लिए थे। और इसके बाद जो शाह थे उन्होंने बोला कि महान है ऐसा देश जिसने तुम्हारे जैसा, मतलब दादा जैसा इतना महान इंसान को जन्म दिया है। इसके रचयिता हैं अबरार मोहसिन व कामरान मोहसिन। सो गाइज़, हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।